गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पेपर 6 अधिगम के लिए आकलन में आपके सामने लेकर उपस्थित हैं परीक्षा, जिसे बोलते हैं हम एग्जामिनेशन। परीक्षा जैसे कि हम इस पेपर के अंतर्गत शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, मूल्यांकन का अर्थ, अवधारणा, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन के सिद्धांत, मूल्यांकन के बाद हमने पढ़ा था परीक्षण। कल हमने परीक्षण पढ़ा था कि परीक्षण क्यों किया जाता है, क्यों परीक्षण की आवश्यकता होती है। आज हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं परीक्षा, जिसे हम एग्ज़ाम कहते हैं, एग्जामिनेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा समय समय पर आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दी गई होंगी। परीक्षाओं में क्यों ली जाती है, परीक्षा का अर्थ क्या है। कल भी मैंने आपको थोड़ा बहुत परीक्षा के बारे में बताया था कि भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने, अगर हम जनरल भाषा में देखें तो परीक्षा हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हमने क्या पढ़ा है। हम समय समय पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देते हैं, लेकिन अगर हम किताबी भाषा में अगर देखते हैं तो परीक्षा का अर्थ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में कहा गया है, अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावशीलता की जांच करना परीक्षा के अंतर्गत आता है। क्या है परीक्षा का अर्थ? एनसाइक्लोपीडिया of educational research, encyclopedia of educational research। इसने कहा है अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया। एनसाइक्लोपीडिया ने क्या कहा है? अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना परीक्षा के अंतर्गत आता है। जांच करना, परीक्षा के अंतर्गत आता है। अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस परिभाषा में कल भी मैंने बताया था, अधिगम कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है अधिगम? शिक्षार्थी के द्वारा, छात्रों के द्वारा। किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया कब पूरी होती है, किसके द्वारा संपन्न की जाती है? ये होती है शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। तो दोनों ही बिंदु आ गए यहाँ पे, छात्र भी आ गया और शिक्षक भी आ गया। ये दोनों अपने अपने कार्य करते हैं। शिक्षक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है, निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर ही वह अपनी शिक्षण विधियों का निर्माण करता है। शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावी रही हैं या नहीं रही हैं, उपयुक्त कार्य कर रही हैं या उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इन सब की जांच करने के लिए क्या आवश्यक है? समय समय पर परीक्षा आवश्यक है। और छात्र के लिए, छात्र ने अधिगम कितना किया है, छात्र को ये जानना कि मैंने जो पढ़ा है वह मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा है।
क्वेश्चन कैसे आता है, जो विषय वस्तु मैंने पढ़ ली है उस विषय वस्तु में से मैं आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन सभी कमजोरियों की जांच करने के लिए, अपनी उन्नति अवनति का भान करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए हमें परीक्षा की आवश्यकता होती है। छात्र को एक परीक्षा की आवश्यकता होती है कि कितनी प्रभावकता है उसमें, शिक्षण विधि में, और जिस विधि से मैं अध्ययन कर रहा हूँ वह विधि कितनी कारगर। कई बार देखा होगा आपने स्टूडेंट, हम कंपटीशन क्लासेस की बात ले लें, कंपटीशन क्लासेस की हम तैयारी करते हैं और क्लासेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कोविड-19 की वजह से अभी ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो ऑनलाइन क्लासेस को हमने ज्वाइन कर रखा है। हम टाइम टू टाइम उनसे पढ़ते हैं, उन्हें फिर हम अपनी गाइड में देखते हैं, याद करते हैं, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। कैसे जांच करें कि हमने जो पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वह उपयुक्त है, सफिशिएंट है हमारे लिए, इसमें से आ जाएगा, या हम जिस विधि से याद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम याद कर रहे हैं वह हमारे लिए सफिशिएंट है। इसकी जांच के लिए क्या आवश्यक है? परीक्षा आवश्यक है। ये थी परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अनुसार। अब नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड ने भी अपनी पुस्तक में मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में इसकी परीक्षा की परिभाषा दी है। इसको मूल्यांकन को डिफाइन किया है कि मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। किसने? नॉर्मन ई ग्राउंडलैंड। इसने अपनी पुस्तक मेजरमेंट ऑफ इन टीचिंग, मेजरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग में परीक्षा को या मूल्यांकन को क्या बताया है? मूल्यांकन को बताया है मात्रात्मक व गुणात्मक। मूल्यांकन कैसा होता है? मात्रात्मक व गुणात्मक। अब देखिए, यानी कि हम केवल अंकों के आधार पर छात्र का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, कि उसके सारे पक्षों का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक, उसका सामाजिक, सभी प्रकार का ज्ञान हम केवल मात्रात्मक तरीके से नहीं लगा सकते। इसके ओवरऑल मूल्यांकन के लिए हमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इस परिभाषा के आधार पर, इनके सिद्धांत के आधार पर परीक्षा का महत्व क्या है? परीक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए, परीक्षा का तरीका ऐसा होना चाहिए, प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो छात्र का दोनों प्रकार का मूल्यांकन आसानी से करवा सके, छात्र का व्यापक और सतत मूल्यांकन आसानी से करवा सके। ऐसी परीक्षा किसी कार्य के काम की नहीं है जो केवल छात्र के एक पक्ष को डिफाइन करे, जिससे छात्र के केवल एक पक्ष का पता लगता हो। तो ये तो हुआ परीक्षा का अर्थ। अब ईवेल, मनोवैज्ञानिक ईवेल हुए हैं। अब हम परीक्षा हम देखते हैं, अमूमन हमारे दिमाग में परीक्षा का नाम लेते ही दो प्रकार इसके सामने आते हैं। एक मौखिक, हमारे सामने दो प्रकार आ जाते हैं, मौखिक और लिखित। ये हमारे अकॉर्डिंग है। मनोवैज्ञानिक ईवेल ने मौखिक में देखिए, मौखिक का कोई टाइप नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखित में हमारे पास बहुत सारे तरीके सामने आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ईवेल ने परीक्षा के 3 प्रकार बताए। परीक्षा के 3 प्रकार बताए। एक बताया मौखिक, पहला, दूसरा निबंधात्मक और तीसरा बताया वस्तुनिष्ठ। मौखिक, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। मौखिक परीक्षा छात्र के आत्मविश्वास को जानने के लिए ली जाती है कि छात्रों में कितना कॉन्फिडेंस है, जो विषय, जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया जा रहा है, जिस कक्षा के लिए उसे पढ़ाया गया है, क्या उसने उसे बोलना सीखा है, क्या उसकी उच्चारण क्षमता में विकास हुआ है, क्या उसे अपने विचार व्यक्त करना आता है। इसलिए मौखिक परीक्षा ली जाती है।
अब बात आती है लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में देखिए बालक का 2 प्रकार ईवेल ने बताए हैं। लिखित परीक्षा में ये जरूरी है, क्योंकि अगर प्रश्न पत्र हमारा ऐसा होगा कि वह केवल निबंधात्मक प्रश्नों से भरा हुआ होगा तो छात्र का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि एक ही विद्यार्थी का जब बार बार परीक्षण किया जाए, एक ही विद्यार्थी का एक ही प्रश्न पत्र से, एक ही विद्यार्थी का एक ही प्रश्न पत्र से एक से अधिक बार परीक्षण किया जाए, तो परिणाम हमेशा क्या हो? परिणाम हमेशा एक ही हो, वो होता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। और वह किसी भी हालत में निबंधात्मक परीक्षा से नहीं किया जा सकता। निबंधात्मक से इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बालक स्वतंत्र होता है लिखने के लिए, जो उसके मन में आया वह उसे आसानी से लिख सकता है। तो निबंधात्मक परीक्षा जरूरी है, लेकिन यह पूरी तरह से विश्वसनीय हम इसे नहीं कह सकते। दूसरी बात, जब निबंधात्मक परीक्षा में विद्यार्थी आंसर लिखता है और एक परीक्षक ने उसे कितने अंक दे दिए, मान लीजिए 80 में से एक स्टूडेंट्स को एक परीक्षक द्वारा 50 अंक दिए गए हैं और दूसरे परीक्षक द्वारा उसी स्टूडेंट को उसी प्रश्न पत्र के उसी आंसर के लिए दे दिए गए 40 प्रश्न, तो कहाँ विश्वसनीय रही? नहीं दे सकता, क्योंकि सेम नंबर सेम मार्क्स उसके नहीं आ सकते। निबंधात्मक परीक्षा में हर परीक्षक अपने हिसाब से सोचता है, किसी को उसके लिखने का तरीका अच्छा लगता है, किसी को उसके विचार अच्छे लगते हैं, किसी को उसकी राइटिंग अच्छी लगती है, तो ये सारे फर्क उसकी सोच में आ जाते हैं परीक्षक में। इसलिए यह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। आवश्यक इसलिए है यह निबंधात्मक परीक्षा, क्योंकि अगर निबंधात्मक परीक्षण बालक का नहीं किया जाएगा तो उसकी शब्द व्यवहार में वृद्धि नहीं होगी, उसकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, उसकी लिखने की कैपेसिटी में वृद्धि नहीं होगी, वह अपने विषय वस्तु का व्यापक मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। अब है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पूरी तरह वैध होता है, विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। यानी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ही वास्तव में वह मूल्यांकन है जो छात्र का ओवरऑल मूल्यांकन कर सकता है, सर्वांगीण मूल्यांकन कर सकता है। इससे छात्र का सटीक मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। किसके द्वारा? वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के द्वारा, क्योंकि एक समय में एक से अधिक बार परीक्षण करने पर भी परिणाम सेम ही आता है। इसमें प्रश्न पत्र का कोई दूसरा आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ये कहते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक ईवेल कि इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं हमारे परीक्षा के, मौखिक, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि परिभाषा क्या है, क्यों आवश्यक है। परीक्षा अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए परीक्षा आवश्यक है। अब देखिए, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डॉक्टर ब्लूम ने परीक्षाओं का जो पर्यवेक्षण किया उनके आधार पर उनके सुधार के उपाय बताए हैं। क्यों बताए हैं? क्योंकि परीक्षा में निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। अभी तो मैंने आपको परीक्षा के लाभ बताए थे कि परीक्षा क्यों ली जाती है। समय समय पर शिक्षक द्वारा अपनी पढ़ाई हुई विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षण तकनीकियों की जांच करने के लिए, कि छात्रों का बौद्धिक और मानसिक स्तर जांचने के लिए परीक्षाओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है। लेकिन ये उद्देश्य जो परीक्षा के निर्धारित किए गए हैं, क्या वह हम प्राप्त कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इससे क्योंकि परीक्षाओं में कई त्रुटियां देखी गई हैं। परीक्षाओं में कई त्रुटियां देखी गई हैं। कई त्रुटियां हैं, डॉक्टर ब्लूम ने बताया है। देखिए, ब्लूम के अनुसार क्या त्रुटियां हैं? डॉक्टर ब्लूम के अनुसार पहला है, वर्तमान परीक्षा उद्देश्यनिष्ठ नहीं है, उद्देश्यनिष्ठ नहीं होती हैं।
क्या त्रुटियां आ गई हैं, क्यों परीक्षाएं सही नहीं है, क्यों छात्र का मूल्यांकन सही नहीं किया जा रहा, कि वर्तमान में जो पेपर तैयार हो रहे हैं वह उद्देश्यनिष्ठ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन में 3 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है मूल्यांकन डॉक्टर ब्लूम के अनुसार। उसमें पहला बिंदु होता है हमारा शैक्षिक उद्देश्य का। शैक्षिक उद्देश्य जब पहले ही निर्धारित हो गए हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही छात्र अधिगम करता है, शिक्षक अपनी शिक्षण तकनीकियों का निर्माण करता है, इनकी प्राप्ति के लिए ही परीक्षा ली जाती है, इनकी प्राप्ति के लिए ही शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो अगर इन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें परीक्षा के द्वारा नहीं हो रही है तो वह परीक्षा पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। दूसरा है इसमें हमारा लोकप्रिय प्रश्नों को भिन्न भिन्न वर्षों में दोहराया जाता है। परीक्षा में देखिए वर्तमान में क्या हो रही है, क्यों त्रुटियां आ रही हैं, लोकप्रिय प्रश्नों को विभिन्न वर्षों में दोहराया जाता है। लोकप्रिय प्रश्नों को विभिन्न वर्षों में दोहराया जाता है। क्यों त्रुटियां आ रही है, क्योंकि एक प्रश्न है, माना मैंने पूछा एक बार एक प्रश्न आ गया कि कैला देवी का राजस्थान में लक्खी मेला कौन सा मेला कहा जाता है, तो आंसर है उसका कैला देवी का मेला लक्खी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये प्रश्न आ गया, इस साल आ गया, तो इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए आने के बाद। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, ये बन गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बार बार दोहरा के उसे बना दिया जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन तो महत्व खत्म हो गया, रट गया बच्चों को। अब वह उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं जो आपने सुना होगा कि मॉडल प्रश्न पत्र। मॉडल प्रश्न पत्र हमने पढ़ लिए, मॉडल प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर लिए, पिछली क्लासों के पेपर हमने सॉल्व कर लिए। उसका मतलब है वह प्रश्नों का बार बार क्या हो रहा है, दोहरान हो रहा है। छात्र को कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिल रही। हम कैला देवी मेला में और भी चीज़ें देख सकते हैं, इसमें गाया जाने वाला गीत कौन सा है, कब लगता है, भिन्न भिन्न प्रकार की कई प्रश्न हैं, लेकिन एक ही प्रश्न को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तीसरा है हमारा इसमें विभिन्न राज्यों के प्रश्न पत्रों में के प्रश्नों में बहुत हद तक एक रूपता पाई जाती है, यानी एक रूपता पाई जाती है। विभिन्न राज्यों में पेपरों का आयोजन होता है। पेपर्स का तो ऑल इंडिया से संबंधित जो प्रश्न हैं वह एक जैसे ही सारे राज्यों में प्रिंट होते चले जाते हैं। इससे भी परीक्षा में क्या आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं। चौथा है हमारा प्रश्नों के बारे में परीक्षा समय से कुछ पहले सामान्यतः अनुमान कर लिया जाता है कि है ना, ये अनुमान कर लिया जाता है प्रश्नों के बारे में कि ये प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न आएगा इससे संबंधित, तो ये इससे परीक्षा का महत्व कम हो जाता है। अगला है हमारा अधिकतर प्रश्नों परंपरागत टाइप के होते हैं, जो चले आ रहे हैं। मैंने बताया वही जो भौगोलिक कि हमारा राजस्थान का की जो आकृति है वो कैसी है, तो ये सारे परंपरागत प्रश्न हैं। इनके कारण ही हमारी परीक्षा कैसी हो गई है, त्रुटिपूर्ण हो गई है। डॉक्टर ब्लूम कहते हैं कि अगर इस आधार पर परीक्षा का निर्माण किया जाता है तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब देखिए, अब अगला है हमारा ये परीक्षा जो है, वर्तमान जो परीक्षा है वह हमारी रटने पर जोर देती है। रटने की प्रवृत्ति आई जाती है। जब परंपरागत प्रश्न हम पूछेंगे, भिन्न भिन्न वर्षों में प्रश्न दोहराए जाएंगे, पूरे राज्यों में प्रश्न दोहराए जाएंगे, तो छात्र केवल उनको ही याद करेगा, अन्य विस्तृत रूप से वह अध्ययन नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देखिए बीए में, बीएससी में जो हम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एमए करते हैं, आजकल वर्तमान हाई लेवल की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वर्ष में एक बार, तो बच्चे पूरी साल पढ़ाई ना करके एक 1 वीक सीरीज को पढ़कर प्रश्न पत्र सॉल्व कर देते हैं। 1 वीक सीरीज में 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं, उनको रट के और वह पेपर दे के बहुत अच्छे से पास हो जाते हैं। तो इनका कोई महत्व नहीं रह गया है, इनका महत्व खत्म हो गया। ये परीक्षा महत्वहीन हो गई है, इससे विद्यार्थी ने कुछ नहीं सीखा है।
केवल उसको पता है कि शिक्षा इतनी सी रह गई है कि मैं एक रात पढ़ूंगा और मैं बहुत अच्छी परसेंटेज बना लूंगा। तो विद्यालयों का प्रभाव भी कम हुआ है। महाविद्यालयों में भी विद्यार्थी एजुकेशन लेने नहीं आ पाता है कि हाँ नहीं वैसे ही पैसे व्यर्थ गंवाएंगे। जबकि विद्यालय अगर विद्यार्थी आता है, छात्र अगर विद्यालय में प्रवेश लेता है, महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उसे करने को मिलती हैं। वह सामाजिक व्यवहार के संपर्क में आता है, सामाजिक व्यवहार उसका परिमार्जित होता है। उसे बोलने का, रहने का, टीचर्स से बात करने का, सामाजिक लोगों से बात करने का, मंच पर बोलने का, अपने आप को, अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का, ये सारी बातें यानी अदर सहगामी क्रियाएं उसे सीखने को मिलती हैं। लेकिन वास्तव में वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसमें ऐसा, परीक्षा प्रणाली है उसमें ऐसी त्रुटियां आ गई हैं जिनके कारण हमारी शिक्षा महत्वहीन होती जा रही है। केवल और केवल एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही छात्र का उद्देश्य रह गया है। तो इन त्रुटियों को हम निम्न प्रकार से इनको सुधारा जा सकता है। देखिए सुधार कैसे कर सकते हैं हम इनमें। पहला है हमारा इसमें प्रश्न पत्र ऐसे प्रश्नों के समावेश से बनाए जाए विद्यार्थी की विषय को रटने की अपेक्षा समझने की जांच करें, यानी प्रश्न पत्र का निर्माण। अब इसमें सुधार आवश्यक है। कौन से सुधार किए जाएं? कौन से सुधार किए जाएं? ऐसा प्रश्न पत्र हो जो रटने की अपेक्षा समझने की जांच करें। रटने की अपेक्षा क्या करें? समझने की जांच, समझ को विकसित करें कि बालक जो पढ़ के आया है उसको समझकर और उत्तर दे, ना कि जो रट के आया है उससे ही वह पास हो जाए। तब तो परीक्षा पद्धति में सुधार हो सकता है। पाठ्यक्रम का चयन सेक्शन के आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा, आपने प्राइमरी लेवल पर और मीडियम लेवल पर माध्यमिक स्तर तक परीक्षाएं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, 3 भागों में डिवाइड होती हैं। पहले हमारी हो जाती है, बच्चों के लगते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फिर हाफ ईयरली और फिर थर्ड टर्म, फिर फाइनल एग्जाम। ये 5 प्रोसेस को पार करने पर बच्चा एक क्लास पास कर पाता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म से क्या फायदा होता है? बच्चे ने जो याद किया है, शिक्षक ने जो पढ़ाया है उसका अंदाजा उसमें हो जाता है। सेकंड टर्म से जो आगे का याद किया है या उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है याद करने की। हाँ भाई कि अब इतने पाठ याद करने, इतने लेसन आपको याद करने। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब बच्चे की परीक्षा हो जाती है तो वह पढ़ता है, उसकी सोच विकसित होती है, उसे थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता होती है कि मेरी परीक्षा है, मुझे इस पाठ में इतनी कठिनाई हो रही है, मैं ऐसे क्योंकि मान लिया 10 पाठ है हमारे बुक में, 10 में से 2 इसमें आ गए, अगले 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, 2 फिर इसमें आ गए और फाइनल में फिर 3 आ गए। तो ये हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो इन 2 के बाद अगर कोई कठिन चैप्टर है तो बालक उसे सीखने का प्रयास करता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, सेकंड टर्म में फेल हो जाऊंगा या हाफ ईयरली में फेल हो जाऊंगा या थर्ड टर्म में मुझे परेशानी आएगी। और लेकिन जब हाई लेवल की एग्जाम होती है तो मैंने कहा ना, एक रात में 1 वीक सीरीज पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं, तो उसे टेंशन ही नहीं रहती कि अगर ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है, इसी चैप्टर को याद करने में, समझने में मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि ओवरऑल एक ही पेपर आने वाला है। 5 प्रश्न में से कोई भी 4 मैं करके आसानी से पास हो जाऊंगा। अगर उसके साथ ऐसा किया जाता कि नहीं ये वाला चैप्टर करना कंपलसरी है या ये पार्ट आएगा, पिछले पार्ट नहीं आएंगे एग्जाम में, तो वह वास्तव में पढ़ता। तो परंपरागत जो रटने की प्रवृत्ति है उससे हमें बच्चे को या पाठ्यक्रम में खंड में डिवाइडेशन करने से, उसका खंड करने से पाठ्यक्रम के बालक अच्छे तरह से सीख सकता है, अच्छी परीक्षा पद्धति विकसित हो सकती है। अगला है, संपूर्ण परीक्षण के आधार पर परीक्षार्थी को विकल्प चयन की सुविधा नहीं देनी चाहिए। संपूर्ण परीक्षण के आधार पर विद्यार्थी को विकल्प चयन की सुविधा नहीं देनी चाहिए, उसके पास विकल्प नहीं होना चाहिए। अथवा जो वर्तमान में देखिए हाई लेवल पर जो एग्ज़ाम होती हैं, बीए की, बीएससी की या एमए की, इनमें क्या होता है, टोटल 5 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में 1 अथवा होता है। प्रत्येक प्रश्न में क्या होता है, अथवा।
ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, अथवा होता है उससे विकल्प उसे मिलते जाते हैं, एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, विकल्प चयन की सुविधा उसको नहीं देनी चाहिए। इससे परीक्षा पद्धति में सुधार हो सकता है। निबंधात्मक प्रश्नों की शब्दावली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। शब्दावली, प्रश्न पत्र की शब्दावली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न पत्र सरल व स्पष्ट होना चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, जानने योग्य होनी चाहिए, तभी वह परीक्षा को, प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकता है। परीक्षण में समान अंक भार के प्रश्नों को रखा जाना चाहिए। समान अंक भार के प्रश्न रखने चाहिए, समान अंक भार के प्रश्न रखने चाहिए। कैसे? अब आपने देखा होगा राजस्थान विश्वविद्यालय का एक पेपर देखना उठा के, उसमें पहले 10 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, जिन्हें अमाती लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। अब 10 नंबर इसमें आ गए उस बच्चे के, तो वह निबंधात्मक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेगा? वो 1-2 प्रश्न सॉल्व कर लेगा, करेगा ही नहीं, आगे पढ़ेगा ही नहीं, तो इससे उसे फ्री के नंबर मिल गए। इनको तो वह आसानी से कहीं से भी दर से टिप टाप के कर लेता है। तो ये चीज़ है कि समान अंक के अगर प्रश्न होंगे एक प्रश्न पत्र में, तो विद्यार्थी के चिंतन पर दबाव पड़ेगा और वह परीक्षा अच्छी परीक्षा की श्रेणी में रखी जा सकती है। अगला है निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की रचना उद्देश्य आधारित होनी चाहिए, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, संश्लेषण व ज्ञानोपयोग संबंधी प्रश्न हो। निबंधात्मक प्रश्नों की, निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की रचना उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्नों की रचना, मैंने वही बताया अभी आपको, निबंधात्मक प्रश्नों की रचना उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। उद्देश्य आधारित होने, अगर हमने प्रश्न निर्माण कर दिया और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वह हमारी पाठ्य वस्तु को, हमारे सिलेबस को कवर नहीं करता है, तो उस प्रश्न का विद्यार्थी के लिए कोई महत्व नहीं है। उद्देश्यात्मक होनी चाहिए प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न उद्देश्यात्मक होना चाहिए, जो बालक के ज्ञान स्तर को, ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करे, उसके ज्ञान उपयोग के उसमें प्रश्न होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आते हैं प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, ऐसे भी प्रश्न इसमें निबंधात्मक में हम रख सकते हैं। तो परीक्षा पद्धति में इस प्रकार से आसानी से सुधार किया जा सकता है। अब देखिए निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्नों का अंकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। मुख्य परीक्षकों, सहायक परीक्षकों के लिए मैंने अभी आपको बताया कि निबंधात्मक जो परीक्षा है वह विश्वसनीय नहीं होती। निबंधात्मक परीक्षा क्या नहीं होती? विश्वसनीय नहीं होती, विश्वसनीय नहीं होती, यानी हर परीक्षक द्वारा अलग अलग मार्किंग होती है, अलग अलग अंक दिए जाते हैं, हर परीक्षक के द्वारा अलग अलग अंक दिए जाते हैं, विश्वसनीय वह नहीं होती है। तो इनको कैसे सुधारा जा सकता है? शिक्षक को एक टीम तैयार करनी चाहिए, सहायक निर्देशक की, सहायक निर्देशक की उसे टीम तैयार करनी चाहिए, जो कि उस प्रश्न का मूल्यांकन आसानी से कर सके। एक आदर्श रूपरेखा उस प्रश्न के आंसर की बनानी चाहिए। अच्छे लेखन, शुद्ध वाक्य रचना, अच्छी भाषा के लिए अंकभार अन्य विषयों में नहीं दिए जाने चाहिए। अच्छे लेखन, देखिए इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। अच्छे लेखन, अच्छे लेखन, शुद्ध वाक्य रचना और अच्छी भाषा, शुद्ध वाक्य रचना और अच्छी भाषा। अच्छे लेखन, शुद्ध वाक्य रचना और अच्छी भाषा, ये किसके लिए जरूरी है? केवल भाषा संबंधी विषय के लिए, भाषा संबंधी विषय के लिए। तो इन तीनों की जो मार्किंग है वह अन्य विषयों में नहीं की जानी चाहिए।
अन्य विषयों में इनके अंक नहीं दिए जाने चाहिए। अच्छे लेखन, शुद्ध वाक्य रचना, अच्छी भाषा, इनका महत्व केवल भाषा संबंधी विषयों के आंसर में है। तो इस प्रकार से निबंधात्मक परीक्षा को हम सुधार सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र में इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा से परीक्षार्थी की पहचान को गुप्त रखना चाहिए। परीक्षक से परीक्षार्थी की पहचान को गुप्त रखना चाहिए। परीक्षार्थी की पहचान, आपने देखा होगा कई बार ये शिकायत रहती है छात्रों को, परीक्षार्थी की पहचान को गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आपने देखा होगा कई बार छात्रों को ये शिकायत रहती है, मुझसे मैडम जलती हैं, मुझसे मैडम चिढ़ती हैं, मुझे अच्छा नहीं कहती, इसलिए मैडम ने सर ने मुझे कम वो दिए हैं, अंक दिए हैं। तो इस प्रकार की जो भावना है उसको हटाने के लिए परीक्षार्थी की पहचान को परीक्षक से गुप्त रखना चाहिए, जिससे कि वह निष्पक्ष मूल्यांकन छात्र का कर सके। तो इस प्रकार निबंधात्मक परीक्षा को हम विश्वसनीय काफ़ी हद तक बना सकते हैं। ये अब आता है हमारा अगला है निबंधात्मक परीक्षा में लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें परीक्षा में देखिए अगला आता है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न। अभी तक हमने पढ़ा था निबंधात्मक प्रश्न, अब हम पढ़ेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न।